आपने शिक्षा के क्षेत्र में अपना नाम बनाया, अब राजनीति में आने का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षा और राजनीति दो चीजों पर निर्भर करती है। एक विवेक पे, एक दूरदर्शिता पे। हमारे पिताजी ने खेत बेचकर हमको पढ़ाया, और जब वो खेत बेच रहे थे तो तुमको लगता था बड़ा गुनाह कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझसे एक बात कही, कहा बेटा देखो, जो चीजें दोबारा लाई जा सकती हैं वो कभी नुकसान नहीं होती। तो बोले खेत तो हम दोबारा ले आएंगे, लेकिन तुम्हारा समय कभी दोबारा न ला पाएंगे। तो परिवार के मुखिया के नाते जो उनकी दूरदर्शिता थी, उसकी वजह से मेरी माँ वकालत करती है, मेरी बहन अमेरिका में है, और मैं आपके सामने बैठा हूं। तो ये जो दूरदर्शिता जैसी चीज है ना, अगर ये राजनीतिज्ञों में आ जाए। राम मनोहर लोहिया बर्लिन से पीएचडी करके आए थे, आजकल की नेताओं की तरह नहीं, कोई इसको गाली दे रहा, कोई इसको गाली दे रहा, कोई इसको गाली दे। राजनीति गाली देने के लिए होती है? फिर कुत्ते में और नेता में फर्क क्या रह जाएगा? राजनीति होती है अपने मुद्दे को रखने में। मैं को लोगों से वोट मांगने आता हूं, मैं कहता हूं भैया 4-5 काम हमने ये किए, आपको अच्छा, अगर मेरे 5 कामों से आपकी जिंदगी में कोई बदलाव आया है तो आप हमारे साथ जुड़िएगा। यह है राजनीति। राजनीति देश की गार्जियन है, संरक्षिका। उसको कहना चाहिए पढ़ोगे तो बढ़ेंगे, कह रही बटेंगे तो कटेंगे। अरे जाहिल, ये सारा देश एक है। अगर हम अंदर बट जाएंगे, हम बटे, तभी तो अंग्रेजों ने हम पे कब्जा किया। तो ये दूरदर्शिता ही व्यक्ति को शिक्षक बनाती है, और ये दूरदर्शिता ही व्यक्ति को राजनेता बनाती है। सर, आपने आम आदमी पार्टी में शामिल होने का अनुभव आपके आम आदमी पार्टी में शामिल होने का अनुभव कैसा रहा? बहुत इस अच्छा पार्टी रहा। को चुनने की खास वजह क्या रही? मानव संसाधन ने अमेरिका को सुपर पावर बना दिया। 1787 में सिर्फ 13 बस्तियां थी, कोई अमेरिका नहीं था। मानव, ह्यूमन रिसोर्स। तुम्हारे घर में 500 करोड़ रुपया है, और 4 लड़के हैं, और चारों जुआ खेलते हैं, दारू पीते हैं। उस 500 करोड़ रुपए का लेके तुम क्या करोगे? लेकिन तुम क्लर्क हो, और तुम्हारे 4 बेटे हैं, और तुम्हारे 4 बेटे आईएएस अधिकारी हैं, तो तुम मोहल्ले में और समाज में और जिले में ताकतवर हुए कि नहीं हुए? तो जिस राजनेता के पास मानव संसाधन को मजबूत करने का विजन है, वो राजनीतिक पार्टी, वो नेता, वो इस देश के भविष्य है। इसलिए मैं आम आदमी पार्टी के साथ आया। आप एक शिक्षक के रूप में शिक्षा सुधार के लिए पहले से कार्यरत हैं। क्या आपको लगता है राजनीति से आप इस मिशन को और प्रभावी तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं? राजनीति नीति निर्माता है, नीति कौन बनाता है? विधायिका। तो अगर मैं विधायिका के अंदर जाता हूं, तभी तो नीतियां बन पाएंगी। तो किसी भी व्यक्ति को अगर बेसिक परिवर्तन करना है तो उसे विधायिका का हिस्सा होना ही पड़ेगा। दिल्ली के शिक्षा मॉडल के बारे में आपकी क्या राय है, और क्या आप इसमें कोई खास सुधार करना चाहते हैं? दिल्ली की शिक्षा मॉडल पूरे भारत में एकमात्र राज्य है जहां हैप्पी आवर कराया जाता है। 4 घंटा पढ़ने के बाद बच्चों का दिमाग लस्त हो जाता है। तो ये दिल्ली के जो स्कूल है, वहाँ हैप्पी आवर का एक सेशन होता है, ध्यान कराया जाता है, बच्चों को हंसाया जाता है। बच्चों को, हमारे देश में माँ बाप को लगता है कि पढ़ना मतलब, जैसे ये पेट है, यहाँ खाना हजम होता है, ऐसे ये भी पेट है, यहाँ भी खाना हजम होता है। जैसे हम यहाँ निरंतर नहीं खा सकते, आप 4 घंटा लगातार खा सकते हो, ऐसे हम 4 घंटा लगातार पढ़ भी नहीं सकते। हैप्पी आवर का सेशन, अंबेडकर एक्सलेंस प्रोग्राम। कोई राज्य बताओ अब हमें इंडिया में जो एंटरप्रेन्योरशिप सिखाता हो अपने बच्चे को। 1 अरब 50 करोड़ के देश में लड़के नौकरी करने के लिए परेशान है। 1 अरब 50 करोड़, सिर्फ 10,000 की मार्केट अगर आपको किसी प्रोडक्ट पे मिल जाए, 10,000, 100 रुपए पे, तो आप 10 लाख रुपया कमा रहे पर महीना। तो जिस देश में एंटरप्रेन्योरशिप और व्यापार को बढ़ावा मिलना चाहिए, वहां ये कौन कर रहा है? दिल्ली राज्य कर रहा है। सरकारी स्कूल की शिक्षा सस्ती हो गई। आम आदमी पार्टी के सत्ता में आने से पहले ईडब्ल्यूएस के लोगों के बच्चों का एडमिशन प्राइवेट स्कूल में नहीं होता था। क्यों? क्योंकि ये स्कूल वाले ईडब्ल्यूएस बताकर किसी का भी एडमिशन कर देते थे। आम आदमी पार्टी सत्ता में आई तो उसने ऑनलाइन एडमिशन किया। तो यही शास्त्री गार्डन की झुग्गी में चचा मुझको मिले, उनका बेटा
प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है। ये है आम आदमी पार्टी की देन। क्या आपको लगता है शिक्षा का विषय राजनीतिक एजेंडा बन सकता है या इसे और अधिक गंभीरता से लिया जाना चाहिए? शिक्षा ने एक व्यक्ति को दलित से भगवान बना दिया। कौन? डॉक्टर B.R. अंबेडकर। आप समझ सकते हो शिक्षा कितनी ताकतवर चीज है। जिस व्यक्ति को क्लास के बाहर बिठाया जाता था, आज उसकी पूरी भारत में मूर्तियां लगी हुई हैं। लोग उसको भगवान मानते हैं। किसकी वजह से? शिक्षा की वजह से। तो जिस देश में, जिस परिवार में, जिस समाज में शिक्षा का स्तर गिरा हुआ होगा, वो परिवार, वो समाज, वो राष्ट्र कभी विकसित नहीं हो सकता। दिल्ली चुनाव में आपको सबसे बड़ी चुनौती क्या लगती है, खासकर उन मुद्दों को लेकर जो जनता के लिए महत्वपूर्ण हो रहे हैं? हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी 2 दिन पहले आए थे, उन्होंने सभा की और उन्होंने कहा कि पानी, बिजली, शिक्षा, रोजगार, सब पे बात किया उन्होंने और कहा अगले 5 साल में जो हमने इन स्थितियों को बनाया है, आगे बढ़ाया है, उसको और विकसित करेंगे और सबसे ज्यादा ध्यान देंगे रोजगार पे। क्या आपके विचार में शिक्षा के अलावा ऐसे कौन से अन्य मुद्दे हैं जिन पर फोकस किया जाना चाहिए? औद्योगिक क्रांति। आज अमेरिका को किस नाम से जानते हैं हम? एप्पल की वजह से। ये सैमसंग का फोन आपके पास है, ये कहाँ का है? साउथ कोरिया का। आज जिस कंट्री में उत्पादन नहीं होता वो भिखमंगी कंट्रियां हैं। पाकिस्तान का कोई प्रोडक्ट बताओ हमें दुनिया में, नहीं है ना। जिस देश में औद्योगिक क्रांति नहीं है वो भिखमंगे देश है। आज चाइना अमेरिका को टक्कर दे रहा है, किसके बल पर? OnePlus के बल पर। अगर बाजार में एप्पल का नाम है तो बाजार में OnePlus का भी नाम है, तो फिर सैमसंग का भी नाम है। तो अगर हम इस औद्योगिक क्रांति में पीछे रह जाएंगे तो हमारा क्या होगा? हम मारे जाएंगे। युवाओं को राजनीति में जोड़ने के लिए आप क्या कदम उठाना चाहेंगे, खासकर दिल्ली जैसे क्षेत्र में? मैं पूरे भारत के युवाओं से अपील करता हूं कि पढ़ो, अपने समाज में एक मुकाम बनाओ। पहले पिता के पैसे पर राजनीति कभी मत करना और पिता के पैसे पर पढ़ाई छोड़कर कुछ मत करना। महत्वाकांक्षा अपने पैसे पर, पिता के पैसे पर शिक्षा, पढ़ाई लिखाई। तो युवाओं को राजनीति से जोड़ना चाहिए और अपना एक मुकाम बनाना चाहिए। जैसे बड़े सारे लोग हैं जो आईएएस बने, आईएएस बनने के बाद सक्रिय राजनीति में आए और आज वो एक देश में एक नाम है। अरविंद केजरीवाल जी आईआरएस थे, सिविल सर्वेंट थे और वहां से वो राजनीतिक पारी की शुरुआत करते हैं। तो देश के युवाओं को राजनीति से जोड़ना चाहिए और ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि राजनीति गंदे लोगों का काम है। राजनीति सिर्फ अच्छे लोगों का काम है। जब तक अच्छे लोग अंदर नहीं आएंगे हम गंदे लोगों को बाहर नहीं कर पाएंगे और ये देश ऐसे ही परेशान रहेगा। आप अपने शिक्षा के अनुभव को राजनीति में कैसे उपयोग करेंगे? शिक्षा का अनुभव यह है मेरा कि मैं लोगों से कहता हूं कि भाई मंत्री और नेता को क्यों हाथ जोड़ते हो? हमारे देश में एक परंपरा है, मंत्री को देख लेते बाबूजी, अरे तुम्हारे पैसे पे जी रहा है। इस देश का नेता, इस देश का मंत्री किसके पैसे पे तनख्वाह पाता है? जनता के पैसे पे। तो इस देश का असली राजा कौन हुआ? इस देश की जनता। तो मंत्री जी को किसको सलाम करना चाहिए? जनता को। ये एकमात्र देश है भारत जहां की जनता अपने नौकर को नमस्ते करती। इस परंपरा को बदलना पड़ेगा। दिल्ली के युवाओं और छात्रों के लिए आपके क्या संदेश हैं और वे चुनाव में आपकी कैसी मदद कर रहे हैं? बहुत मदद कर रहे हैं और मेरा संदेश यह है कि खूब पढ़े और रैंचो मॉडल पे पढ़ाई करें, चतुर्लिंगम मॉडल पे नहीं, रैंचो मॉडल पे। चमत्कार का बलात्कार नहीं करना है, रैंचो मॉडल पे पढ़ाई करना है, काबिलियत पैदा करनी है, कामयाबी आपके पीछे खुद भागेगी। इसी दिल्ली शहर में मैं बंगला साहिब गुरुद्वारा में खाना खाता था और बाहर स्टैंड पे सोता था, इसी दिल्ली शहर में। और जिस दिन मुझे टिकट मिला उस दिन मैं उसी जगह पे जहां मैं सोता था वहां मैंने गाड़ी लगवाई अपनी, अपने ड्राइवर बाकी लोगों का नीचे उतरो और आधा घंटा रोता रहा। इस शिक्षा ने मुझे यहां तक पहुंचाया। तो मैं कहूंगा पढ़ो, अपना एक मुकाम पैदा करो और फिर इस देश के विकास, इस देश के उत्थान में अपनी अहम भूमिका निभाओ। क्या आप मानते हैं शिक्षक और नेता का संयोजन
दिल्ली की राजनीति में एक नया दृष्टिकोण ला सकता है? बिल्कुल लाएगा, एकदम लाएगा। आज जिस तरह से पटपटगंज की जनता मेरे साथ खड़ी है और मैं कल ईश्वर के आशीर्वाद से अगर विजयी होकर विधानसभा पहुंचता हूं, तो मेरे बड़े सारे मित्रों को उत्साह मिलेगा और वो सब इस राजनीतिक भागीदारी का प्रयास करेंगे। क्या आपको राजनीति में आने के बाद कोई आलोचनाओं का सामना करना पड़ा? अगर आलोचना? हाँ, तो कैसी उसे संभाला आपने? आलोचना बड़ी प्यारी चीज है। लोचन मतलब आंख। आलोचना बुरी चीज थोड़ी है। लोचन मतलब आंख। आलोचना मतलब विभिन्न नजरियों से देखना। आलोचना गलत चीज नहीं है, आलोचना बहुत अच्छी चीज है। नजरिया तो आलोचनाएं बहुत प्यारी चीज है, उन्हें सुनना चाहिए, उससे आपके अंदर सुधार की संभावना बढ़ती है और आप हर दिन परिपक्व होते हैं। क्या आप मानते हैं का देसी अंदाज और प्रेरणादायक शिक्षक शैली दिल्ली के लोगों को आगे जुड़ने में मदद करेगी? दिल्ली के लोग बहुत अच्छी तरह से मुझसे जुड़े हुए हैं, मैं सबका सहे हृदय से धन्यवाद करता हूँ। यदि आपको दिल्ली चुनाव में जीतने का मौका मिलता है, तो आप सबसे पहले 3 प्राथमिकताओं को कि क्या काम करेंगे? सबसे पहला काम मैं ये करूंगा, अपनी विधानसभा में एक ऐसी संस्था की स्थापना करूंगा जिसमें बच्चों को गाइडेंस, काउंसलिंग और कोचिंग फ्री दी जाएगी। दूसरा काम मैं ये करूंगा कि हमारी विधानसभा की जो सबसे दूसरी प्राथमिकता है, सीवर और पानी। हालांकि हमारे नेताजी इस बात का आश्वासन देकर गए हैं कि उस पर युद्ध स्तर से काम किया जाएगा, लेकिन मेरा वो दूसरा मुद्दा ही होगा कि किसी भी कीमत पर हम इस काम को कर सकें। और तीसरी चीज जो है वो ये है कि मार्केट को रेगुलराइज करके पार्किंग को व्यवस्थित करना। क्या आप मानते हैं राजनीति में आने के बाद आपकी शिक्षण यात्रा प्रभावित होगी? बिल्कुल नहीं होगी। जो कबीरदास जी पूरे जीवन का चद्दर बिनते रहे, उनसे बहुत लोगों ने कहा कि आप ये काम छोड़ दीजिए, उन्होंने कहा इस काम ने मुझे पहचान दी है, तो मेरी शिक्षा ने मुझे पहचान दी है, इसलिए वो कभी नहीं छूट सकती। आपकी राजनीति में आने की प्रेरणा को आप युवाओं और छात्रों को कैसे समझाएंगे? मैं ये कहूंगा कि आप अपने जीवन के अनुभव को लेकर राजनीति में आए और इस देश के विकास में अहम भूमिका निभाएं। चुनावी दौर में अपने समर्थकों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? बस एक संदेश देना चाहूंगा कि आप उत्साहित रहें, खुश रहें, मस्त रहें और जिसको भी वोट दें तो उससे 4 काम पूछ ले कि वो 4 काम बता दो जिसने मेरे जीवन को प्रभावित किया हो, जिससे मैं आपको वोट कर सकूं। जय हिंद, जय भारत।